बहुत दिनों के बाद आज हम सब फिर से वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट लगाया था बिहार पुलिस का जो 16/10/2022 को एग्जाम हुआ था, उसका टेस्ट लगाया था हम लोगों ने। आज हम सब उस टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। ये बुक जो है वो द प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक है बिहार पुलिस का, उसका लगाया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस टेस्ट में अच्छा खासा नंबर आया था सबका, ठीक है, बताया भी था मैंने। ये टेस्ट का क्वेश्चन लेवल ठीक था, 75 तक गया था हम लोगों के बैच में हाईएस्ट स्कोर। जितने लड़के ने टेस्ट लगाया था उसमें नाम नहीं बताऊंगा, वो नाम बताऊंगा बाद में टेस्ट लगाते दौरान, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और इस बार भी वैकेंसी रहनी है अच्छी खासी, और कॉल 112 की वैकेंसी आने वाली है, तो लग जाते हैं बिहार के एग्जाम में, देखते हैं क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन था कि थुंगन समिति चुनाव सुधार संबंधित नहीं थे। पीके थुंगन समिति पंचायती राज से संबंधित थे। सवाल था कि थुंगन समिति किस चीज से या किस सुधार से संबंधित थे, तो पंचायत समिति के सुधार से संबंधित थे, पंचायती राज से। कौन सा समिति? पीके थुंगन समिति। सवाल पूछा था कि पीके थुंगन समिति किस समिति से संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित था। 1989 ईस्वी में इस समिति ने स्थानीय निकायों की मजबूती के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सर्वप्रथम सिंघवी समिति ने किया था। भी याद रखना है दोनों। पहला तो यह था कि पीके थुंगन समिति का संबंध पंचायती राज से है, और दूसरा यह था कि सिंघवी समिति ने सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाए इसके लिए सिफारिश किया था। समिति कौन सा? सिंघवी समिति। कौन सा समिति? सिंघवी समिति। चुनाव सुधार से संबंधित समितियां एवं उनकी सिफारिश करने वाला आदमी, पहला था तारकुंडे समिति। निर्वाचन के लिए अधिकतम व्यय योग्य राशि का निर्धारण तथा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश किया था। किस समिति ने? तारकुंडे समिति ने। भी है क्वेश्चन। और संशोधन 61वां संविधान संशोधन के तहत, संशोधन है ना, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था वोट देने की एज। ये सबको पता था, लेकिन सवाल यहाँ कुछ और है। सवाल कह रहा है कि किस समिति के तहत 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया था? समिति का, हाँ, तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति के तहत वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। दिनेश गोस्वामी समिति भी है। ईवीएम का नाम आज को जब वोटिंग होता है वो होता है ईवीएम पर, इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन, ठीक है। तो ईवीएम का प्रयोग की सिफारिश और मतदान फोटो पहचान पत्र जो हम लोगों के पास होता है, आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन आईडी जो होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पहचान पत्र, उसकी शुरुआत जो है वो किस समिति के सिफारिश में की गई थी? दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश VVI पॉइंट है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि दिनेश गोस्वामी समिति के तहत अपने भारत में पहली बार ईवीएम, इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन को जोड़ा गया, और साथ में मतलब फोटो पहचान पत्र देने की प्रथा की शुरुआत भी दिनेश गोस्वामी समिति के तहत ही इंडिया में हुई थी, ठीक है। अगला जो समिति है उसका नाम है इंद्रजीत गुप्ता समिति। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में जितने भी खर्चे होते हैं ना, उनका जो मतलब भार संभालेंगे वो सरकार को संभालना चाहिए। दूसरी बात यह था इसमें कि 10,000 से अधिक चंदे की राशि ड्राफ्ट अथवा चेक से दिया जाए। 10,000 से अधिक चंदे की राशि, हम तो जानते हैं कि जितने भी पार्टियां हैं वो चंदा लेकर चलती है, लेकिन आजकल जितने भी पार्टियां हैं वो करप्शन के ओर चलती हैं। वो जो किसी न किसी फंड को मार के रखती है पैसा, और चुनाव के टाइम में प्रचार करवाती है उस पैसे से। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये चारों पॉइंट एक लाइन से इंपोर्टेंट था, मैं फिर से पढ़ता हूँ। पहला पॉइंट था कि पीके थुंगन समिति का संबंध पंचायती राज से है, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सबसे पहले सिंघवी समिति ने किया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सबसे पहले किसने किया था? सिंघवी समिति ने किया था। तारकुंडे समिति ने क्या कहा था कि 21 साल से घटा के 18 साल होना चाहिए वोट देने की उम्र। उसके अगला था दिनेश गोस्वामी समिति, ये भी है। इसके तहत ईवीएम जोड़ा गया था, और साथ में मतदाता फोटो पहचान पत्र, मतलब पहचान पत्र देने की प्रथा की शुरुआत दिनेश गोस्वामी समिति के तहत ही शुरू हुई थी। और अंतिम था कि इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति के तहत लोकसभा विधानसभा के चुनाव जितने भी खर्चे होंगे वो सरकार देखेगी। साथ में 10,000 से अधिक की चंदा जो है वो
ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से ली जाएगी ताकि उस पर टैक्स ले सके। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। INS विराट जो हाल ही में खबरों में रहा था वह एक क्या है, विमान वाहक पोत, एक करंट अफेयर का सवाल था। ठीक है, INS विराट क्या है, एक विमान वाहक पोत। ठीक, INS विराट को भारत द्वारा मई 1987 में अधिग्रहण किया गया। इसे मार्च 17 में औपचारिक रूप से सेवा मुक्त कर दिया गया है, मतलब इनको रिटायर हो गया। INS विराट को रिटायर कर दिया गया है 2017 में, इसको शामिल किया था 1987 में। ठीक है, अब ये रिटायर हो गया है। अपने सबके जो मतलब आर्मी है उसमें कुत्ते भी रिटायर होते हैं, उनको पेंशन मिलते हैं। जब तक वो जॉब पे रहते तब उनका सैलरी मिलती है उनको, जो स्पेशल कुत्ता ट्रेंड कुत्ते होते हैं उनको, है ना, ये मिलता है ना, उसको रिटायरमेंट भी मिलता है। अगर मान लो कुछ हो गया उसके दौरान तो उसका जो है वो हर्जाना भी मिलता है उसको, मतलब एक आर्मी ही समझो उसको भी, वो भी एक आर्मी की तरह भूमिका निभाता है। ठीक है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। कौन सा बैसाखी? काल बैसाखी कहाँ चलती है? पश्चिम बंगाल में चलती है। काल बैसाखी मानसून के आगमन से पूर्व होने वाली वर्षा है, जिसे पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। नॉर्वेस्टर वर्षा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में चाय, जूट और चावल की खेती हेतु लाभदायक है। कर्नाटक में इस मानसून पूर्व वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। यह कॉफी के फूलों को खिलाने में सहायक है। हम सब जानते हैं कि कर्नाटक कॉफी उत्पादन में इंडिया में आगे है, और चाय में असम है, और पूरे विश्व में ब्राजील, किसमें? कॉफी उत्पादन में ब्राजील आगे है। ठीक है, आप सब कमेंट कीजिए कि चावल या गेहूं के उत्पादन में देश के पैमाने पर कौन सा देश आगे है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन है ना, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। कायिक प्रवर्धन में जितने भी पौधे उत्पन्न होते हैं उनका जो जेनेटिक्स होते हैं, यानी आनुवांशिकता का जो गुण होता है वो एक जैसा होता है। कायिक जनन द्वारा नए पौधे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से प्राप्त किए जाते हैं। फिर से पढ़ता हूं कि कायिक प्रवर्धन के साथ जितने भी पौधे, नए पौधे का निर्माण होता है उन पौधों में आनुवांशिक गुण समान होता है। इन पौधों का निर्माण जो होता है वो जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से होती है। ठीक है, निम्न प्रकार से कायिक प्रवर्धन किए जा सकते हैं। पहला, कलम लगाना, दूसरा रोपण लगाना, दाब लगाना, गूटी लगाना। यह एक प्रकार का कैसा है? अलैंगिक जनन है, याद रखना। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, और कायिक प्रवर्धन में जितने भी पौधे का जन्म होता है नया पौधा का, वो सब पौधे में आनुवांशिक गुण समान होते हैं। गन्ना का भी कायिक प्रवर्धन किया जाता है, जिसमें कर्तन विधि द्वारा गन्ना का छोटा टुकड़ा लगाया जाता है। रोपते हैं, मतलब गन्ना का छोटा टुकड़ा हम लोग रोपते हैं, फिर उसमें से उसकी जो जहाँ पे ज्वाइंट होता है ना वहां से निकलता है, मतलब पेड़, गन्ना का नया पेड़ निकलता है। तो गन्ना भी कायिक प्रवर्धन ही करता है। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। हम सब जानते हैं कि असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? 1922 में, 5 मार्च 1922 को लिया गया, चौरा चोरी कांड के कारण से, है ना। आप सब कमेंट करेंगे कि चौरा चोरी कांड के कितने दिनों के बाद महात्मा गांधी ने आधिकारिक तौर पर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तारीख के साथ बताएंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन की विफलता के पश्चात जनवरी 1923, कब? जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना करता है, क्योंकि 22 में समाप्त होता है सहयोग। तो इसी के फलस्वरूप जो है वो निकल के आता है क्या नाम है इसका? हाँ, स्वराज पार्टी गठन करता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे प्रथम में। स्वराज पार्टी ने 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित कराने में सफलता प्राप्त की। तो फिर से पढ़ता हूं कि 1923 में स्वराज पार्टी गठन होती है, शायद 9 जनवरी 1925 को, कंफर्म डेट में गलती कर रहा हूँ, 9 जनवरी को ही शायद, आप सब कमेंट कीजिए कब। और इसी के तहत 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित करने में सफलता प्राप्त की।
NC केलकर तथा श्रीनिवास अयंगर स्वराज पार्टी से संबंधित अन्य प्रमुख नेता थे। कौन कौन थे? NC केलकर और श्रीनिवास अयंगर। CR दास को देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। चितरंजन दास को हम लोग देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन था इंग्लिश का, तो उसको नहीं पढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा मोनेरा समूह के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जीवों का जो क्लासिफिकेशन हुआ था, पहले अरस्तु ने बताया था कि ये 2 भागों में बांटा था, लिनियस ने भी इसको 2 भागों में बांटा था, विटेकर ने इसको बांटा था 5 भागों में, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और क्या था उसमें, जंतु और पादप, ये 5 जगत। ठीक है, तो इसी 5 जगत का एक जगत है मोनेरा। क्या है? मोनेरा। तो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं साइनोबैक्टीरिया एवं माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। मोनेरा प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे सूक्ष्म जीव है। ये भी सूक्ष्मतम एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं जो स्वतंत्र रूप से वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। कवक संवहन रहित, पर्ण रहित थैलोफाइटिक पौधा है। कवक कौन सा पौधा है? थैलोफाइटिक पौधा है, संवहन रहित और पर्ण रहित पौधा है। तो ये साइनोबैक्टीरिया के बारे में कहानी था। अगला जो क्वेश्चन था वो था, भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ करी है। मेरी सहेली, ये करंट का सवाल है जो 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, 22/10 को पूछा गया था। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स जरूरी है हम लोगों के लिए। 2010 महीना, इसका मतलब है कि अक्टूबर में एग्जाम हुआ था ना बिहार पुलिस का, उसका सेट हम लोग देख रहे हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन भाई मजा आ गया, मतलब ठीक लेवल जैसा बिहार पुलिस का होना चाहिए वैसा लेवल था इसका। तो मेरी सहेली नामक पहल किसने शुरू की है? भारतीय रेलवे ने शुरू की। क्यों शुरू की है? तो रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु रेल सुरक्षा बल इस पहल की शुरुआत करी, मतलब महिलाओं के बचाव हेतु शुरुआत की गई है। ठीक है, बिहार विधानसभा, गेट बंद करवा, आवाज है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, बताने की आवश्यकता नहीं है। कितने हैं? 243। बिहार विधानसभा में कितने सीट? 243। विधानसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। कहते में 170, विधानसभा 70, विधानमंडल 168। आप सब कमेंट करोगे कि राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत और लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत। मैं बताता हूं कि 79 के तहत संसद है। आप सब बताओ, संसद का ही दोनों पार्ट है, लोकसभा राज्यसभा दोनों किस अनुच्छेद के तहत आता है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243। विधानसभा की संरचना का उल्लेख 70 में है और विधानमंडल का 168 में। विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 तथा अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें अपवाद भी है, कई राज्यों में इससे कम भी है। ठीक है, 60 से कम भी सीट है। कम से कम 60 होना चाहिए और सबसे अधिक 500 होना चाहिए। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निचला सदन होता है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, सभा नहीं है, विधान परिषद। क्योंकि बिहार राज्य यानी अपना बिहार द्विसदनीय वाली व्यवस्था है, जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो हमारे विधान परिषद में 75 सीट है और विधानसभा में 243 सीट है। बिहार में लोकसभा के 40 सीट है। याद रखना है कि बीजेपी को वोट नहीं डालना है इस बार, 40 में से कोई भी सीट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बिहार के लिए कुछ भी नहीं करता है बीजेपी। हाल ही में जो घटना देखने को मिला तमिलनाडु में, बिहार के मजदूरों को वहां पे जो है वो पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेने को तैयार है केंद्र सरकार और ना ही हमारा सरकार। नीतीश कुमार और इसका क्या नाम है मुख्यमंत्री का, वो दोनों भी चुप, हाँ तेजस्वी यादव भी चुप है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं इस मुद्दे पर। बोलना चाहिए। हम सब भारत में हैं और भारत एक देश है, कहीं पर भी जाकर हम काम कर सकते हैं। और साथ में वर्तमान के जो क्या नाम है इसका, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, जो वर्तमान सत्ता चला रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि बिहार का जो लड़का, यंग लड़का है, वो बाहर क्यों जाए। अपने यहाँ होना चाहिए इंडस्ट्री, अपने यहाँ रोजगार के बारे में सोचो कैसे इसको डेवलप किया जाए। बिहार में और पूरे भारत में बीजेपी की मानसिकता है जातिवाद, हमेशा से जातिवाद से जीतता आ रहा है और देखना इस बार बीजेपी ही जीतेगा।
2024 में चुनाव होने वाला है, पता है सबको। बीजेपी ही जीतने वाली है ना। देखना, क्योंकि जातिवाद कहीं ना कहीं उत्पन्न करेगा, हिंदू मुसलमान करेगा, कहीं पर जाति मतलब जातीय में ही करवा देगा कि ये SC ST का है, ये जनरल का है, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, बाकी अदर कास्ट हो गया, राजपूत हो गया, वगैरह वगैरह। तो ध्यान रखना है कि हम सब पढ़े लिखे हैं, तो सोच समझ के वोटिंग करनी है, काम के ऊपर वोट करना है। आगे कौन कौन सा काम करने जा रहे हैं सरकार, उसके ऊपर वोट करना है। तो आज रहने देते हैं, इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद डिस्कशन कर रहे थे। पढ़ तो रहे थे हम लोग डेली, लेकिन वीडियो नहीं बना रहा था हम लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल से रेगुलर रूप से रहेंगे।